ग्रेविटेशनल डायनामिक्स यानी गर्दिशी हरकियात, इस चैप्टर का आज हमारा ये पांचवा लेक्चर है। और मुझे उम्मीद है कि पिछले जो चार लेक्चर्स हमारे हुए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपने उसके नोट्स वगैरह भी बना लिए होंगे। आज हम इस लेक्चर में दायरवी हरकत का जो एक अलग अगला जो इतलाक जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा आप लोग देख रहे हो, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मखरूती रक्कास या कोनिकल पेंडुलम। इंग्लिश में इसे कोनिकल पेंडुलम कहेंगे। फिगर में जो आप देख रहे हो, तो आप देखिए यहाँ पर ये रिजिड सपोर्ट है, सहारा है, और इस सहारे से हमने एक धागा बांध के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये एक लंबा धागा है। इस धागे के निचले सिरे पर यहाँ पर एक वज़नदार गोल कुर्रवी जिस्म जो है वो इसमें बांधा गया। इस कुरवी जिस्म को बॉब या उर्दू में जिस्मिया कहा जाता है। इस जिस्मिये को, इस बॉब को यहाँ पर दायरवी हरकत दी जाती है। आप लोग ये ध्यान में रखें कि ये जो बॉब है इसको यहाँ ऐसे गोल घुमाया जाता है। तो जब ये बॉब इस तरह से ऐसे गोल घूमेगा तो सामने से देखने पर इसका जो मंजर जो नज़र आएगा वो एक कोन जैसा दिखेगा, मखरूज जैसा नज़र आएगा। और क्योंकि मखरूज जैसा नज़र आएगा या कोन जैसा नज़र आएगा, इसलिए हम लोग इसको मखरूती रक्कास या इंग्लिश में कोनिकल पेंडुलम जो है वो हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रियल में मतलब कोनिकल पेंडुलम जो है वो हकीकत में कैसे हरकत करता है। आइए हम पहले उसको एक वीडियो में देखते हैं। One of the easiest ways to generate motion in a horizontal circle is called the conical pendulum. An object is suspended by a cord and then projected sideways, and it starts to describe a horizontal circle. So I've just stopped it in this position just so that we can talk about some of the misconceptions. Firstly, this tension and this weight are the only forces acting on this object. Lots of people put a third force pointing towards the centre here, but it is really coming from the other two forces. So when you're asked to draw a free body diagram, you only draw the forces that are actually on the object. What happens is that these two give a resultant that points this way, but you can't include the अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा, उससे आपको कोनिकल पेंडुलम जो है उसका एक आइडिया आ गया होगा, उसका तस्वुर आपके जहन में बन गया होगा कि किस तरीके से एक लंबे धागे के सिरे पर अगर पत्थर बांधकर या कोई गोल जिस्म बांधकर अगर हम उसे उफ़क़ी दायरे में अगर गोल घुमाते हैं तो गोल घुमाने की वजह से जो निज़ाम वहाँ पे तैयार होगा उसे मखरूती रक्कास कहते हैं। अब देखिए इसमें हम यहाँ पर इस मखरूती रक्कास की कुछ डायनामिक्स जो है वो देखने वाले हैं कि इसमें जब ये हरकत होगी तो इस हरकत के दौरान इस बॉब पर कौन कौन सी कुव्वतें जो है वो अमल करेंगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहली जो नेचुरल कुव्वत जो अमल करती है किसी भी जिस्म पर कोई भी हरकत के दौरान, तो वो होती है उसका वज़न, मतलब m इंटू जी। यहाँ पर m जो है वो उसकी कमियत है और g जो है वो ज़मीन की सतह पर शक्ली इसरा है जिसकी कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो m इंटू जी जो है ये इस बॉब का वज़न है, उसका वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे अमल कर रहा है। अब इसे हम अमल की कुव्वत कहेंगे। अगर ये अमल है तो फिर इसका एक रद्द अमल पैदा होगा। इसका जो रद्द अमल यहाँ पैदा होने वाला है वो है तनाव, क्योंकि इस धागे के अंदर जो है तनाव पैदा हो जाएगा। तो इस अमल की वजह से जो रद्द अमल यहाँ पर पैदा हुआ वो तनाव के रूप में यानी टेंशन के रूप में है, और वो टेंशन है T0। तो T0 जो है वो जाहिर है उमूदन ऊपर की जानिब अमल करेगा लेकिन धागे के साथ में। अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पर कि ये जो वेक्टर है T0 और ये जो mg है वज़न, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। ये उमूदन नीचे है और ये थोड़ा सा तिरछी डायरेक्शन में है। इस वजह से हम यहाँ पर इस तनाव को दो अज्जा में तकसीम करेंगे। इसका पहला जुज़ जो है वो रहेगा उफ़क़ी जुज़ यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उफ़क़ी जुज़ ये रहेगा T0 साइन थीटा।
और जो उमूदी जूज इसका रहेगा, मतलब ऊपर की सिमत में अमल करने वाला जो जूज रहेगा वो रहेगा T0 cos थीटा, और ये T0 cos थीटा जो है तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट या उमूदी जूज है। मतलब हमने T0 को दो अज्जा में जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर हम और एक चीज़ पे गौर कर सकते हैं कि ये जो बॉब है ये दायरवी हरकत में है, और हमें पता है कि जब भी कोई जिस्म दायरवी हरकत करता है तब उसमें मरकज़ की जानिब एक क़ुव्वत अमल करती है जिसे हम मरकज़ जो क़ुव्वत कहते हैं। तो यहाँ पर इस बॉब पर इस सिमत में, क्योंकि ये दायरे का मरकज़ है, तो इस डायरेक्शन के अंदर एक क़ुव्वत अमल करेगी और वो क़ुव्वत जो है वो मरकज़ जो क़ुव्वत होगी। तो हम यहाँ पर इस जगह पर इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि ये मरकज़ जो क़ुव्वत FC है इसी सिमत के अंदर। अब यहाँ आप एक चीज़ देखें कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वर्टिकल लाइन, इन दोनों लाइनों पर क़ुव्वतों को अगर बैलेंस करना चाहें, तो वर्टिकल लाइन पर जब हम क़ुव्वतों को बैलेंस करेंगे तो नीचे की सिमत में वज़न mg और ऊपर की सिमत में T0 cos थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। उसी तरह से जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर बैलेंस करेंगे क़ुव्वतों को, तो हम देखेंगे कि इस सिमत में अमल करने वाली क़ुव्वत T0 sin थीटा है और इसको बैलेंस करने वाली क़ुव्वत FC है। दोनों साथ में हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे मरकज़ गुरेज क़ुव्वत के तौर पर भी उसको लेते हैं तो हम उसको ये डायरेक्शन में बताना पड़ेगा, और इस तरीके से ये दोनों क़ुव्वतें भी एक दूसरे के बैलेंस हो जाएगी। तो टोटल मिलाकर इस पूरी फिगर में से जो चीज़ हमको नज़र आ रही है वो ये है कि इस बॉब पर अमल करने वाली जो अलग अलग क़ुव्वतें हैं उनको बैलेंस करके हम दो मसावातें बना सकते हैं। पहली मसावत होगी T0 sin थीटा इज इक्वल टू FC, और दूसरी मसावत होगी T0 cos थीटा इक्वल टू mg। हाँ, तो जैसा हमने अभी फिगर पर से देखा था कि हम दो मसावातें बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली मसावत बनेगी वो रहेगी T0 sin थीटा इज इक्वल टू, इस क़ुव्वत को बैलेंस करेगी यहाँ पर मरकज़ी क़ुव्वत मतलब FC। तो मान लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से जब हम लोग वर्टिकल लाइन पर देखेंगे तो वहाँ पर ऊपर की सिमत में रहेगा T0 cos थीटा, और इसको बैलेंस करने वाली क़ुव्वत रहेगी वज़न mg जो कि डाउनवर्ड वाली क़ुव्वत है। ये हमारी मसावत नंबर 2 हो गई। अब हम इन दो मसावतों को आपस में तकसीम करेंगे। तो अगर अगर हम मसावत 1 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा T0 sin थीटा अपॉन T0 cos थीटा इज इक्वल टू FC अपॉन mg। अब जैसा आप देख रहे हो T0 से T0 कट जाएगा। अब T0 से अगर T0 कट जाता है तो बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू FC अपॉन mg। ये हमारी मसावत नंबर 3 हो गई। मुझे यकीन है आपको यहाँ तक ये सिंपल सी स्टेप्स जो है वो ध्यान में आ गई होंगी फिगर पर से। अब हम मरकज़ी क़ुव्वत के ताल्लुक से बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि मरकज़ी क़ुव्वत जो है उसका जो स्केलर फार्मूला होता है वो है m इंटू V² अपॉन R। तो हम यहाँ पर FC का ये जो कीमत है यानी mv²/r वो इस मसावत में लाकर रखेंगे। अब जैसे ही हम लोग इसको यहाँ इस मसावत में ला के रखते हैं तो आप लोग देखिए क्या हो जाएगा। इक्वेशन 3 जो है वो बन जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू FC की वैल्यू आ जाएगी m इंटू V²/r, और अपॉन में नीचे है m इंटू g। अब जैसा आप लोग देख रहे हो कि ऊपर m है, यहाँ पर ऊपर m है और ये भी m है, तो ये m से m कट जाएगा। और अब आप इसको तरतीब देकर ये इस तरह से ले सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ऊपर से यहाँ से बचेगा V² अपॉन ये r अपॉन में आ जाएगा तो r इंटू जी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जो थीटा जो जाविया था जिससे वो कोनिकल पेंडुलम जो है वो नीम मखरूती जाविया कहते हैं इसे, सेमी कोनिकल एंगल। तो सेमी कोनिकल एंगल का जो tan है वो V² अपॉन RG के बराबर हमको मिला। RG को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा V² इज इक्वल टू R इंटू जी इंटू tan थीटा। और अब अगर ये V² हटा लेते हैं तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R इंटू जी इंटू tan थीटा। ये हो गई, ये जो ज़ाब्ता हमारे पास यहाँ पर मिला है ये उस कोनिकल पेंडुलम के बॉब की ख़ती रफ्तार को जो है वो ज़ाहिर करता है। अब इसको बुनियाद बनाकर मतलब इसको यूज़ करके अब हम लोग आगे जो है वक्त दौरान तक जाएंगे।
तो अब आप लोग देखिए सबसे पहले इस खती रफ्तार पर से, मतलब v जो है वो खती रफ्तार है, तो इस पर से हम लोग ज़ावियाई रफ्तार यानी ओमेगा की कीमत जो है मालूम करेंगे। आपको पता है कि एक फार्मूला जो दायरवी हरकत में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले डेरिवेशन देखा हुआ है, वो है v इज़ इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, मतलब खती रफ्तार इज इक्वल टू ज़ावियाई रफ्तार ज़रब निस्कुत्र या निस्कुत्री सिमती या रेडियस फैक्टर। तो इस पर से आर को अगर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। और अब आप ये v की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। जब आप ये v की वैल्यू यहाँ ला के रखोगे तो ये फॉर्मूला जो है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट वी की जगह पर आएगा आर इंटू जी इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब हम यहाँ पे ये वाले आर को इस आर के साथ अभी फ़िलहाल कट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर जो है ये अंडर रूट के बाहर है और ये जज़र के अंदर है, तो हमको दोनों को जज़र में लेना है। आप लोग ध्यान में रखें, जब किसी को जज़र, किसी भी टर्म को जब हम जज़र में लेते हैं तो उसको स्क्वायर करके जो है जज़र में शामिल किया जा सकता। इसलिए हम लोग इस स्टेप को ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए मैंने जज़र ले लिया हूँ, और ये आ जाएगा ऊपर यहाँ पे है ऑलरेडी आर जी इंटू टेन थीटा, और ये जो आर है जब आप इसको जज़र में लोगे तो जज़र के अंदर ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आप देखें ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो अंडर रूट में आ गई, इसलिए अब आप इस आर से इस आर के स्क्वायर को कट कर सकते हैं। तो जब आप इस आर से आर के स्क्वायर को कट करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर का जो स्क्वायर है वो कट गया तो अपान में बचेगा आर। यहाँ पर ये हमारी सपोज करते हैं ये हमारी मसात नंबर 4 है। अब हम इस फार्मूले के अंदर जो है इसको चेंज करेंगे वक्त दौरान के लिए। आप लोग देखिए जब कोई जिस्म दायरी हरकत करता है उस वक्त ओमेगा मतलब ज़ावियाई रफ्तार और वक्त दौरान के दरमियान जो ताल्लुक है वो ताल्लुक ये होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो इसमें से अगर हमने ओमेगा की जगह पर अगर ये वैल्यू हम ले लेते हैं तो ये इक्वेशन जो है ये इस तरह से बन जाएगी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो वक्त दौरान मालूम करना है, इसलिए टी को हम ऊपर लेंगे। तो टी को ऊपर लेना है मतलब इस पूरे इक्वेशन को का रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका माकूस ले लेंगे, तो ये बन जाएगा टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट, जब हमने इसको माकूस किया तो उसको भी माकूस करना पड़ेगा, वो आ जाएगा आर अपॉन जी इंटू टेन थीटा। अब हम 2 पाई को शिफ्ट कर सकते हैं उस साइड में। अगर हमने 2 पाई को उधर शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी इंटू टेन थीटा। आप लोग देखिए ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है तो ये मखरूती रक्कास के वक्त दौरान का पहला ज़ाब्ता है, मतलब जो सबसे प्राइमरी लेवल पे जो सबसे पहला ज़ाब्ता जो हमको मिल सकता है वक्त दौरान का, तो वो ये वाला ज़ाब्ता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के ताल्लुक से हम लोग बात करेंगे। आप लोग देखिए जो फिगर हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था वो फिगर में मामला कुछ इस तरह से था, एक ट्रायंगल हमने उसके अंदर बनाए थे, और वो जो ट्रायंगल है वो उस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ, और यहाँ पे वो बॉब है बी, इस जगह पर एंगल थीटा था, ये साइड एच है मतलब उस मखरूत की बुलंदी, ये आर है मतलब ये रेडियस है उस दायरे का जो उफकी दायरा बना था, और ये वाली जो साइड है ये एल है। तो अगर हम इस मुसल्लस में अगर इसमें हम टेन थीटा निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब टेन की जो तारीफ ऑलरेडी आप लोगों ने टेंथ में और 11 में जो पढ़ी हुई है वो ये है कि मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला। तो इसमें थीटा के लिहाज से मुकाबिल का ज़िला ये होगा और मुतसिला ज़िला ये होगा, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है तो फिर ये वित्र बन गया। इस तरह से टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन एच। ये जो वैल्यू है टेन थीटा की आर अपॉन एच, हम इस वैल्यू को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस फॉर्मूले को ऊपर यूज़ करेंगे ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आर अपॉन जी इंटू टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आर बाय एच। यहाँ पर आप लोग गौर करें, इस जगह पर
ये आर ऊपर है और ये आर नीचे है, तो आर से आर कट जाएगा। और ये एच यहाँ थर्ड में, यानी फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड में, तो ये डायरेक्ट यहाँ ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब करोगे उसको, तो इसका मतलब ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये एच ऊपर आ गया तो एच अपॉन जी। ये हमारे पास मखरूती रक्कास के वक्त दौरान का दूसरा ज़ाब्ता जो है वो आगे है। तो ये फार्मूला दूसरे नंबर पर आ गया। पहला जो मखरूती रक्कास का वक्त दौरान था वो ये है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी इंटू टेन थीटा। और इसी के अंदर टेन थीटा को की ज्योमेट्री हम लोगों ने यूज़ की, और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोगों ने देखा कि टी इज इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। अब यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ देखें कि वापस इसी ट्रायंगल को यूज़ करके हम और एक फार्मूला इसका बना सकते हैं। तो कौन सा ज़ाब्ता हम यहाँ बना सकते हैं, एक बार आप उस पर गौर कीजिए। हमको यहाँ पर ये एच को गायब करना है। तो एच को गायब करने के लिए हम लोग इस मुसल्लस में, मतलब ये हमारे पास ये जो ट्रायंगल ए ओ बी जो है, इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने इसमें कॉस थीटा को अगर इस्तेमाल किया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब कॉस की जो तारीफ आप लोगों ने पढ़ी हुई है, उसकी जो डेफिनेशन है वह है मुतसिला ज़िला बटे वित्र। इसका मतलब इस एंगल के लिए मुतसिला ज़िला ये होगा, और वित्र यानी 90 के सामने वाला ज़िला यानी एल। तो इस तरह से कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा एच अपॉन एल। अब हम यहाँ पर अगर एल को इधर शिफ्ट करते हैं तो हमको एच की वैल्यू मिल जाएगी, और एच की वैल्यू हमको मिलेगी एल इंटू कॉस थीटा। अब आप एच की ये वैल्यू उठाकर यहाँ ला के रख सकते हो। तो जैसे ही आप ये एच की वैल्यू यहाँ ला के रखोगे, इसकी जो इक्वेशन मतलब जो बन जाएगी वो बनेगी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। अब वहाँ पर एच अपॉन जी था, तो एच की जगह पर आ जाएगा एल इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये जो फार्मूला आपके पास है नज़र आ रहा है, तो ये कोनिकल पेंडुलम या जो मखरूती रक्कास है उसके वक्त दौरान का तीसरा और आखिरी ज़ाब्ता है। अब आप इस ज़ाब्ते में कुछ चीज़ों पर गौर कर सकते हो। आप लोग देखो यहाँ पे टी इज इक्वल टू वक्त दौरान जो है वो किन लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उनमें सबसे पहली चीज़ एल, जो धागे की लंबाई है, ज़ाहिर है वो बदलने वाली नहीं है, तो वो मुस्तकिल रहेगी। उसी तरह से कैपिटल जी जो है, सॉरी स्मॉल जी जो है वो सकलीसरा है, और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो वो भी बदलने वाला नहीं है। बदलने वाली चीज़ अगर इसमें कोई है तो वो है थीटा, और यहाँ पे थीटा अकेला नहीं है बल्कि कॉस कोसाइन ऑफ थीटा के रूप में है। तो इस फॉर्मूले पर से हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करके, मतलब 2 पाई एल और जी को अगर हम कांस्टेंट के तौर पे हटा दें तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा। मतलब कोनिकल पेंडुलम का जो वक्त दौरान है वो हमेशा जो नीम मखरूती जाविया जो होता है, सेमी कोनिकल एंगल जो होता है वहाँ पर उस मखरूती रकास के अंदर, उस सेमी कोनिकल एंगल के कोसाइन के जज़र के साथ वो रास तनासुब में होता है। तो ये हमको एक रिलेशन इसमें मिला। एक और चीज़ जो हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं वो ये है कि इस पूरे फार्मूले के अंदर m जो है वो मौजूद नहीं है। मतलब जो उस बॉब की जो कमैयत जो है, मखरूती रकास के जो बॉब की कमैयत m हम लोगों ने फ़र्ज़ किया था, वो m इस फार्मूले में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वक्त दौरान है इसका कमैयत के साथ में कोई ताल्लुक़ नहीं है। कमैयत अगर किसी कोनिकल पेंडुलम के बॉब की कमैयत अगर मान लो कम है तो भी वक्त दौरान उतना ही रहेगा, और अगर कमैयत बढ़ाते हैं तो भी उसका वक्त दौरान उतना ही रहेगा। तो एटलीस्ट ये डेरिवेशन आप लोगों को यहाँ तक करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो आर्टिकल हम लोगों ने अभी किया ये समझ में आया होगा। अजीज़ तलबा और तालिबात, रोटेशनल डायनामिक्स गर्दिशी हरकियात इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक हम लोग अभी देखने वाले हैं उसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उर्दू में हम इसे कहेंगे उमूदी दायरवी हरकत। तो जैसा कि आप लोग नाम पर ही अगर आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दायरवी हरकत है ये उमूदी अंदाज में होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने जितनी दायरवी हरकतें देखे वो तमाम उफ़क़ी दायरवी हरकतें हैं। मतलब कोई ज़र्रा जो है वो ऐसे उफ़क़ी दायरे में अगर घूम रहा है तो हम लोग उसको उफ़क़ी दायरवी हरकत बोलेंगे, लेकिन अगर कोई ज़र्रा उमूदी दायरे में अगर घूमता है तो वो उमूदी दायरवी हरकत होगी। तो सबसे पहले हम लोग उसकी तारीफ़ बनाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन तारीफ बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस फिगर पे गौर करते हैं। आप लोग देखिए, मान लेते हैं कि ये जो दायरा है ये एक उमूदी दायरा है, और इस उमूदी दायरे पर एक ज़र्रा जो है वो पॉइंट ए से सी तक, फिर सी से बी, फिर बी से डी, फिर डी से ए, इस तरीके से ये घूम रहा है। मतलब ऐसे क्लॉकवाइज अंदाज में ये घूम रहा है, और ये उमूदी दायरा है। तो उमूदी दायरा होने की वजह से जब ये ज़र्रा पॉइंट ए से निकलकर इधर आएगा तो ये नीचे की जानिब हरकत करेगा, और जब ये पॉइंट बी से निकलकर इधर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर की जानिब उसकी हरकत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ज़र्रा पॉइंट ए से बी की तरफ आएगा पॉइंट सी से होते हुए, उस वक्त वो ज़मीन की कशिश की जानिब हरकत करेगा, इसीलिए उसकी जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन जब वो ज़र्रा पॉइंट बी से ए की जानिब डी से होते हुए जब वो हरकत करेगा, तो वो जो है वो ग्रेविटी के यानी ज़मीन की कशिश शक्ल के मुखालिफत में वो हरकत करेगा, और इसीलिए उसकी जो रफ्तार है वो स्लो होती जाएगी, मतलब वो धीमा होते जाएगा। तो यहाँ से इधर आते वक्त उसकी रफ्तार बढ़ना है, और यहाँ से इधर जाते वक्त उसकी रफ्तार कम होना है। इससे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जब वो ज़रा इस मकाम पर होगा, पॉइंट ए पर होगा, तो उसकी रफ्तार जो है वो सबसे कम होगी, और जब वो इस पॉइंट पर होगा तो यहाँ उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा होगी। ये जो रफ्तार की जो तब्दीली है, रफ्तार का कम ज़्यादा होना जो है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़मीन की जो कशिश है वो हर मकाम पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल कर रही है। तो हमने इतनी सारी बातों में एक चीज़ देखा कि ये जो हरकत है इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल जो है वो ज़मीन की कशिश शक्ल का है। ज़मीन की जो ग्रेविटी है, ज़मीन की जो कशिश शक्ल है, वो इसमें सबसे अहम रोल जो है वो इसमें निभाती है। इसीलिए जब हम उमूदी दायरी हरकत की तारीफ़ अगर बनाते हैं तो उसकी तारीफ़ इस तरह से होगी, ऐसी ऐसी दायरवी हरकत जो किसी उमूदी दायरे पर हो और ज़मीन के कशिश शक्ल के ज़ेर असर हो, यानी जिसमें ज़मीन की कशिश शक्ल जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल वाली हो, उसे हम लोग उमूदी दायरवी हरकत कहेंगे। तो एक सिंपल वे में अगर उसकी तारीफ़ अगर बनाना हो तो उसकी तारीफ़ इस तरह से होगी कि जब कोई ज़र्रा उमूदी दायरे पर ज़मीन की कशिश शक्ल के ज़ेर असर हरकत करता है, तब उस हरकत को उमूदी दायरवी हरकत कहा जाता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब ये ज़रा उमूदी दायरवी हरकत करेगा तो इस उमूदी दायरवी हरकत के दौरान अलग अलग मकामात पर उसकी जो रफ्तार है, ख़ती रफ्तार जो है वो हर जगह तब्दील होती रहेगी। जब वो यहाँ पॉइंट ए पर है उसकी ख़ती रफ्तार कम से कम होगी, जिसको हमने यहाँ पर v1 से ज़ाहिर किया है। आप याद रखें, ख़ती रफ्तार हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में, मतलब ममाज की सिमत में होता है, ममाज की सिमत में आगे की जानिब होता है। तो आप लोग देखो ये ज़रा ऐसे जा रहा है, इसलिए ममाज ऐसे बढ़ेगा। जब ये ज़रा यहाँ से ऐसे जाएगा तो ममाज इधर जाएगा, जब ये ज़रा यहाँ से ऐसे जाएगा तो ममास ये सिमत में जाएगा आगे, और जब ये ज़रा ऐसे जाएगा तो ममास ये सिमत में बनाना पड़ेगा। इसलिए हर मकाम पर ख़ती रफ्तार की जो सिमत है वो लगातार बदल रही है। सिर्फ सिमत ही बदल नहीं रही बल्कि उसकी कदर भी बदल रही है। यहाँ उसकी रफ्तार कम से कम होगी, यहाँ उसकी रफ्तार ख़ती रफ्तार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और ये जो पॉइंट सी और डी जो ये जो मकामात हैं उफ़की लाइन वाले, यहाँ पर उसकी रफ्तार औसत होगी, मतलब ना कम से कम ना ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि दरमियानी जो कीमत हो सकती है वो कीमत उसकी यहाँ पर होगी। अब हम लोग उमूदी दायरवी हरकत को और ज़्यादा क्लियर अंदाज में समझने के लिए एक छोटा सा एक एनिमेशन जो है वो देखते हैं। An extensible string of length L is fixed to a fixed point O, and its other end is tied to a very small bob of mass m. The bob is given a sudden push at the lowest point, A, in the horizontal direction, so that its velocity is v naught at A. The bob takes a circular path of radius L in the vertical plane. Let's divide the circular path the bob may take into 4 quadrants around point O: 0 to 90 degrees, 90 to 180 degrees, 180 to 270 degrees, and 270 to 360 degrees. Consider the bob at point P, where OP makes an angle. एनिमेशन में देखा कि उमूदी दायरवी हरकत जो है वो किस तरह से होती है, और किस तरीके से उमूदी दायरवी हरकत के दौरान ज़र्रा जो है उसके अलग अलग मकाम पर जो है अलग अलग उसकी रफ्तारें होती है। हर जगह उसकी रफ्तार की कद्र भी अलग होती है और उसकी सिमत भी अलग होती है। आइए अब हम
उमूरी दायरी हरकत की डायनामिक्स पर गौर करें। डायनामिक्स जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम इसमें कुव्वतों की बात करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि इस उमूरी दायरी हरकत के दौरान कौन कौन सी कुव्वतें हैं जो इस ज़र्रे पर अमल करने वाली हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ए पे गौर करते हैं। पॉइंट ए पर सबसे पहली कुव्वत जो अमल करेगी वो है उसका वज़न mg, जो नीचे की सिमत अमल करेगा। आप याद रखो, पहली कुव्वत जो नेचुरल होती है वो हमेशा वज़न होती है, और वज़न जो है वो हमेशा उमूदन नीचे की सिमत में अमल करेगा। तो ये वज़न mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। इसके बाद इसी पॉइंट पर तनाव जो है वो भी अमल करेगा, यानी अगर यहाँ पे ये धागा बंधा हुआ है तो वो धागे में जो तनाव होगा हम उसको T सफिक्स A से जाहिर करेंगे। तनाव जो है वो हमेशा मरकज़ की जानिब अमल करता है, इसीलिए ये जो तनाव है इसका मरकज़ यहाँ पे ज़र्रे दायरे का मरकज़ ये है, इसलिए ये नीचे की जानिब अमल करेगा। इसके बाद ये ज़रा जब घूमते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ उसकी ख़ती रफ्तार हो जाएगी v3 जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फिर वो हरकत करते हुए जब पॉइंट बी पर आएगा तो आप लोग देखिए यहाँ पर उसका जो वज़न है mg वो डाउनवर्ड अमल कर रहा है, उमूदन नीचे की जानिब, लेकिन यहाँ जो तनाव अमल करेगा वो ऊपर की जानिब होगा, मतलब टी सफिक्स बी जो है वो ऊपर की जानिब, क्योंकि मरकज़ ऊपर है। तो इस तरह से ये दो अलग अलग जो मकामात हैं, इन दोनों मकामात पर दो अलग अलग तनाव जो है अमल करने वाले हैं। यहाँ तनाव टी ए नीचे की सिम, यहाँ टी बी ऊपर की जानिब। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट सी पे अगर तनाव की अगर बात करें तो उसकी सिम यहाँ पर ये डायरेक्शन में होगी, हम उसको टी सफिक्स सी से जाहिर कर सकते हैं। ऐसी अगर हम पॉइंट डी पे तनाव की बात करेंगे तो वो ये डायरेक्शन में होगी और उसका नाम होगा टी सफिक्स डी, उसको टी सफिक्स डी से हम लोग जाहिर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट ए जो है यहाँ कुव्वतों की एक मसावत बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखिए, सबसे पहली चीज़ ये उमूदी दायरी हरकत है, मतलब है तो ये दायरी हरकत, और अगर ये दायरी हरकत है तो फिर इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का होना लाजमी है। मरकज़ जू कुव्वत जो है वो बगैर मरकज़ जू कुव्वत के तो दायरी हरकत होगी नहीं। इसका मतलब इस पूरी हरकत के दौरान मरकज़ जू कुव्वत अमल करेगी। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट ए पर मरकज़ जू कुव्वत जो है उसका फॉर्मूला बनाते हैं। मरकज़ जू कुव्वत इज इक्वल टू, सिंपल अगर अंदाज में बात की जाए तो मरकज़ जू कुव्वत तनाव के रूप में होती है, इसका मतलब मरकज़ जू कुव्वत बराबर तनाव। अब यहाँ जो तनाव है वो टी ए है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे सीधे ये लिखा हूँ कि मरकज़ जू कुव्वत इज इक्वल टू तनाव। लेकिन आप लोग देखें कि तनाव अकेला नहीं है, इस पॉइंट पर तनाव जो है वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ में वज़न भी है, और अगर वज़न भी साथ में है तो हम लोग यहाँ पर उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू टी ए प्लस एम जी। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर एफ सी की कीमत रख सकते हैं, यानी एफ सी का फॉर्मूला जो है उसका जो स्केलर फॉर्मूला है वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वो आ जाएगा एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू टी ए प्लस एम जी। आप लोग गौर करो, यहाँ पर एम यानी उस जर्रे की कमियत, वी उसकी रफ्तार। अब क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और इस पॉइंट पर खती रफ्तार v1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये v की जगह पर v1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा m इंटू वी वन स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू टी ए प्लस एम जी। इसी मसावत को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके रफ्तार v1 की कीमत मालूम कर सकते हैं। आप लोग देखिए, हम इस पूरे मामले को इस तरह से इमेजिन करते हैं कि मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लंबा धागा है और उसके नीचे ये एक कोई कुरवी जिस्म हमने बांधे और उसको ऐसा गोल घुमा रहे हैं। जब ये यहाँ मतलब पॉइंट बी से जब वो इस पॉइंट पर आएगा, पॉइंट ए पर, तो यहाँ आने के बाद इमेजिन करते हैं कि उसकी पूरी तवानाई ख़त्म हो गई, मान लो उसकी रफ्तार जो है वो ख़त्म हो गई, तो यहाँ आने के बाद वो एकदम से वापस नीचे की जानिब आएगा ग्रेविटी की वजह से। मतलब इस पॉइंट पर तनाव जो है वो ज़ीरो हो सकता है, वो जो धागा है वो एकदम ढीला हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर एक आइडियल कंडीशन हम ले सकते हैं कि तनाव जो है वो नहीं है। अगर हम इस पॉइंट पर तनाव की कीमत ज़ीरो अगर मान लेते हैं तो ये मामला कुछ तो इस तरह से हो जाएगा, m इंटू वी वन का स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ये जो अमाउंट है ये टी ए जो है वो ज़ीरो हो गई है, प्लस एम जी, मतलब ये हो गया एम जी। अब यहाँ आप देखो m से m कैंसिल हो जाएगा। अब r को शिफ्ट कर देते हैं, अगर r को आपने उधर शिफ्ट कर दिया तो ये आ जाएगा वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू जी, और ये वी वन का स्क्वायर है, अगर आपने स्क्वायर हटा दिए तो आपको फॉर्मूला मिलेगा वी वन इज इक्वल टू अंडर रूट आर इंटू जी। मतलब यहाँ हमको पॉइंट ए पर जो हमारी जो कम से कम जो मिनिमम जो रफ्तार है
वो हमको उसकी कीमत मिली अंडर रूट आर जी। आप लोग देखिए बहुत ही सिंपल सी मसावातें हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको इस मसावत को लिखते टाइम पर मैंने एक सिंपल सा एक डेरिवेशन इस डेरिवेशन को करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि मरकज जो कुव्वत तनाव होती है, तनाव के बराबर होती है, इसलिए इस पॉइंट पर मरकज जो कुव्वत को हमने तनाव के बराबर ले लिए। लेकिन हमने ये देखा कि तनाव अकेला नहीं है, उसके साथ में mg भी है, इसलिए दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद अब सिर्फ fc का फॉर्मूला बनाए, बाद में v की जगह पर v1 लेना है। तनाव को आइडियल हालत में हम जीरो ले सकते हैं, और जैसे हम इसको जीरो लेंगे ये बन जाएगा एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू जीरो प्लस एम जी, मतलब एम जी, एम से एम कैंसिल हुआ, आर को शिफ्ट करें, वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, और इस तरह से वी वन इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। ये हमारा इस मतलब उमूदी दायरे की हरकत में सबसे ऊपरी मकाम पर हमने तवानाई जो रफ्तार जो है खती रफ्तार वो मालूम कर लिए। अब हम यहाँ पर इसी पॉइंट पर मतलब पॉइंट ए पर हम मजमूई तवानाई मालूम करेंगे। आप लोग याद रखिए, जब हम मजमूई तवानाई मतलब टोटल एनर्जी की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में होना चाहिए कि हम दो तवानाइयों के मजमूए की बात कर रहे हैं। मजमूई तवानाई का हमेशा जो मतलब होता है वो है दो तवानाइयाँ, मतलब तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा का मजमुआ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मजमूई तवानाई एट द पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए पर मजमूई तवानाई इज इक्वल टू तवानाई बिल हरकत, जिसको हम ई सफिक्स के लिख सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो ई सफिक्स के प्लस यू, और यू का मतलब होगा तवानाई बिल कवा, उसकी जो आमतौर पे जो अलामत हम इस्तेमाल करते हैं तवानाई बिल कवा की वो यू है। तो इस तरह से पॉइंट ए पर मजमूई तवानाई जो है वो हो जाएगी ई सफिक्स ए इज इक्वल टू तवानाई बिल हरकत प्लस तवानाई बिल कवा। अब इन दोनों के हम फार्मूले जो यूजुअल फार्मूले हमारे होते हैं मैकेनिक्स के वो हम यहाँ पे लेकर आएंगे। यह आ जाएगा ई सफिक्स ए इज इक्वल टू, आप लोग जानिए, आपको पता ही है बल्कि कि तवानाई बिल हरकत जो है वो उसका पूरे फिजिक्स में जो है एक ही फार्मूला होता है, और वो है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब तवानाई बिल हरकत की जगह पर हम लेंगे हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। लेकिन आपको पता है इस जगह रफ्तार v1 है, इसलिए हम यहाँ पर v1 लेना पड़ेगा, प्लस तवानाई बिल कवा जो है, तो क्योंकि हम यहाँ पर एक मैकेनिकल सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम तवानाई बिल कवा का मैकेनिक्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और मैकेनिक्स के मुताबिक तवानाई बिल कवा का फार्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। तो ये फार्मूला आ जाएगा एम जी एच, एम यानी कमियत, जी शकली इसरा, और एच यानी उस ज़र्रे की बुलंदी। अब आप एक चीज़ पे गौर करें कि यहाँ बुलंदी क्या लेंगे। तो इस आर्टिकल को एकदम सिंपल अंदाज में समझने के लिए हम ये इमेजिन करेंगे कि ये जो पॉइंट बी है ये ज़मीन की सतह पर है, मतलब यहाँ पर ये इस तरह से हम ज़मीन की सतह को इमेजिन करेंगे ऐसे उफ के अंदाज में, और ये मानकर चलेंगे कि यहाँ से सारी बुलंदियाँ हैं। तो जब आप पॉइंट बी को ज़मीन की सतह इमेजिन करोगे तो पॉइंट ए का जो फासला होगा पॉइंट ए का ज़मीन की सतह से जो बुलंदी हो जाएगी वो जाएगी बी से लेकर ओ तक और ओ से लेकर ए तक। इसका मतलब ये फासला होगा आर और ये वाला फासला भी होगा आर, तो टोटल मिलाकर ये बन जाएगा 2r। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझ में आई कि h की वैल्यू जो है वो 2r है। लेकिन आप याद रखो कि ये h की वैल्यू 2r हमको इस तरीके से मिली जब हमने यहाँ पर पॉइंट बी को ज़मीन फ़र्ज किया। अगर हम ज़मीन की सतह को पॉइंट बी पर इमेजिन करेंगे तो पॉइंट ए का जो फासला है या उसकी जो बुलंदी है वो 2r हो जाएगी। अब हम यहाँ पर कीमतें ला के रखते हैं। हमने पहले v1 की कीमत देखा था, अभी थोड़ी देर पहले उसका डेरिवेशन किया, और अब h की कीमत हमने देखा। तो इस तरीके से यहाँ इसका फॉर्मूला बनेगा ई सफिक्स ए मतलब टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू, यह आएगा हाफ m इंटू v1। हमने v1 का जो फॉर्मूला भी उसका डेरिवेशन देखा था वो था अंडर रूट r इंटू जी, उसका स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से v1 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट आर जी का स्क्वायर प्लस m इंटू जी, और अब h की वैल्यू जो है वो है 2r। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग जैसा देख रहे हो मैंने यहाँ पे v1 की कीमत इस्तेमाल किया और h की कीमत इस्तेमाल किया। अब हम इसी आर्टिकल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, मतलब इसी डेरिवेशन को और आगे बढ़ाते हैं इक्वेशंस को। यह आ जाएगा हाफ m इंटू अंडर रूट का जब आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, जजर जो है वो चला जाएगा, मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट हट गया, ये आ गया हाफ m इंटू आर इंटू जी प्लस
यहाँ पर ये 2 को हम सामने लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स m इंटू जी इंटू आर। अब आप देखो एम आर जी एम जी आर ये दोनों में कॉमन है, तो अगर आप इन दोनों को कॉमन निकालते हो तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ई सफिक्स ए इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू आर। अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ से बचेगा 1/2 प्लस यहाँ से बचेगा 2। अब 1/2 प्लस 2, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है इसको कर सकते हैं। अगर आपने इसको 2/1 समझ लिया तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 यानी 5, तो और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2, तो 5/2। इस तरह से फार्मूला आपको मिलेगा 5/2 m इंटू जी इंटू आर। तो ये हमने थोड़ी सी यहाँ पे डायनामिक्स वगैरह का इस्तेमाल किया और ये चीज़ मालूम करें कि पॉइंट ए पर तवानाई जो है वो कितनी है। तो पॉइंट ए पे तवानाई की कीमत आ गई 5/2 mg/r। अब हम लोग यही पूरा तरीका इस्तेमाल करेंगे पॉइंट बी पर, ये मालूम करने के लिए कि पॉइंट बी पर रफ्तार जो है तवानाई जो है वो क्या होती है, मजमूई तवानाई वहाँ पर क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले जब हम लोग पॉइंट बी पर मजमूई तवानाई की बात करेंगे तो यहाँ मजमूई तवानाई होगी, मजमूई तवानाई इज इक्वल टू तवानाई बिल हरकत प्लस तवानाई बिल कवा। इस लिहाज से पॉइंट बी पर मजमूई तवानाई आ जाएगी ई सफिक्स बी, मतलब टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू तवानाई बिल हरकत प्लस तवानाई बिल कवा। ओके, अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा ई सफिक्स बी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। यहाँ जो रफ्तार है वो v2 है जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ मुझे रफ्तार लेना पड़ेगा v2 का स्क्वायर प्लस mgh। ओके, अब हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ इस जगह पर हम लोग इस डेरिवेशन को थोड़ा सा हम अलग तरीके से अब यहाँ पे करेंगे। आप लोग देखिए इसमें हम लोगों को सबसे पहले h के बारे में यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि बुलंदी मालूम करने का तरीका, आसान तरीका ये है कि ज़मीन की सतह को पॉइंट बी पर माना जाए और यहाँ से बुलंदी ली जाए। तो जब हम ज़मीन की सतह को पॉइंट बी पर इमेजिन करेंगे तो पॉइंट बी खुद ज़मीन पर आ गया है, यानी ज़मीन की सतह पर है। तो जो पॉइंट खुद ज़मीन की सतह पर है उसकी बुलंदी नहीं होगी, इसका मतलब हमको यहाँ पर h की कीमत 0 लेना पड़ेगा। तो पॉइंट बी पर बुलंदी जो है वो 0 हो गई। अब आप लोग गौर करो, ये जो चीज़ बन जाएगी ये कुछ ऐसा हो जाएगा ई सफिक्स बी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर प्लस एम जी इंटू ज़ीरो। ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा नंबर जो है ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये टर्म जो है वो गायब हो गई। अब आप गौर करो एक चीज़ पर, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक उसूल जो है वो उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। वो ये है कि जितने भी मैकेनिकल सिस्टम होते हैं उन तमाम मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर तवानाई की बका का कानून जो है वो हमेशा सही साबित होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा करेक्ट होती है, वो हमेशा सही होती है। उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ज़रा पॉइंट ए पर है तो यहाँ उसकी मजमूई तवानाई उतनी ही होगी जितनी उसकी मजमूई तवानाई यहाँ होगी, या पॉइंट सी पर होगी या पॉइंट डी पर होगी। कहीं पर भी पूरे सर्कल में, पूरे दायरे में कहीं पर भी वो ज़र्रा अगर घूमते हुए जाता है तो उसकी मजमूई तवानाई बिल्कुल एक जैसी होगी। तो अभी कुछ देर पहले हमने पॉइंट ए पर मजमूई तवानाई जो है उसकी कीमत मालूम किए थे। मजमूई तवानाई पॉइंट ए पर जो है हम लोगों ने उसको लिखा था ई सफिक्स ए। तो अगर हम तवानाई बिल का अगर हम तवानाई की बका का कानून अगर इस्तेमाल करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ई ए इज इक्वल टू ई बी, मतलब मजमूई तवानाई पॉइंट ए पर इक्वल होगी मजमूई तवानाई पॉइंट बी पर। अब इन दोनों चीज़ों को हम दोनों जो कीमतें हैं उनको यहाँ ला के रखते हैं। ई सफिक्स ए का फॉर्मूला जो कुछ देर पहले हमने डिराइव किया था उसकी कीमत हमको मिली थी 5/2 m इंटू जी इंटू आर इज इक्वल टू, और ई बी का फॉर्मूला अभी हमको जो मिला वो ये वाला है। इसका मतलब ये आ जाएगा 1/2 m इंटू वी टू का स्क्वायर। ओके, ये ध्यान में आया सब लोगों को इतना। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ा और कंटिन्यू करते हैं इस डेरिवेशन को, तो यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हो अपॉन में 2 है तो इधर ये अपॉन में 2 कट जाएगा। इधर ऊपर m है तो यहाँ ऊपर m है, ये m से m कट जाएगा।
जो लोग बाकी बचे हैं हम उनको लिख लेते हैं। इधर साइड से जो बचा है वो है 5, उसके बाजू में है g इंटू आर इज इक्वल टू, इस साइड में 1/2 और ये m कैंसिल हो गया, इस साइड में बाकी बचा हुआ है v2 का स्क्वायर। अब आप v2 का जो स्क्वायर है उसको हटा सकते हैं, मतलब स्क्वायर आप हटा लो। जैसे आप ये स्क्वायर हटाओगे आपको फॉर्मूला मिलेगा v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू आर इंटू जी, या g इंटू आर, एक ही बात है। तो आप लोग देखिए कि हमने दोनों मकामात पर, मतलब पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, दोनों मकामात पर जो रफ्तारें हैं उनकी कीमतें हमने मालूम कर लिए। यहाँ रफ्तार की कीमत है अंडर रूट आर जी, और यहाँ रफ्तार की जो खती रफ्तार की जो कीमत है वो अंडर रूट 5 RG है। सेम इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करके पॉइंट सी और पॉइंट डी पर भी रफ्तार मालूम कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट सी पर या पॉइंट डी पर अगर रफ्तार मालूम करते हैं यही वाला तरीका इस्तेमाल करके, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करके, तो यहाँ इन दो मकामात पर हमको रफ्तार का फॉर्मूला मिलेगा अंडर रूट 3 इंटू आर इंटू जी। ये आप खुद से जो है अप्लाई, जैसे मैंने पॉइंट ए और बी को इस्तेमाल करके किया वैसे आप पॉइंट ए और सी को इस्तेमाल करके यहाँ की ये रफ्तार मालूम कर सकते हो, और उसका फॉर्मूला इतना आएगा अंडर रूट 3 इंटू आर इंटू जी। अब हम लोग आगे के टॉपिक के ऊपर इसमें आते हैं। आप लोग देखिए, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले जो मसावत बनाकर बताया था पॉइंट ए पर, ये पॉइंट डी है यहाँ पर। अभी हमने यहाँ पॉइंट ए के लिए जो मसावत बनाए थे वो ये थी कि मरकज़ जो कुव्वत तनाव के बराबर है, मतलब इस जगह पर हम बात कर रहे थे एफ सी इज इक्वल टू तनाव, और क्योंकि तनाव अकेला नहीं है बल्कि साथ में एम जी है इसलिए प्लस में आ जाएगा एम जी, और फिर हम ये एम जी को अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आ जाएगा टी ए इज इक्वल टू एफ सी माइनस एम जी। मान लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हरकत करते हुए आप पॉइंट बी पर आ जाओ। जब पॉइंट बी पे हमारा ज़रा पहुंचेगा तो हम यहाँ के लिए एक नई मसावत बना सकते हैं। यहाँ की मसावत आ जाएगी मरकज़ जो कुव्वत, लेकिन क्योंकि यहाँ मरकज़ जो कुव्वत अलग होगी इसलिए इसको हम लोग एफ सी डैश से ज़ाहिर कर देते हैं। इज़ इक्वल टू तनाव, यहाँ जो तनाव है वो है टी बी जो कि ऊपर की सिमत में है, और वज़न नीचे है, इसका मतलब ये उसमें से कम करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस एम जी। आप लोग देखिए यहाँ दोनों टी ए और एम जी दोनों साथ में है इसलिए हमने प्लस किया था, लेकिन यहाँ टी ए ऊपर है और एम जी नीचे है तो हमने इन दोनों को क्योंकि दोनों एक दूसरे की मुखालिफत में है इसलिए उनको डिफरेंस लेना, माइनस लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एफ सी डैश इज इक्वल टू टी बी माइनस एम जी। अभी माइनस एम जी को इधर ला लेते हैं तो ये कुछ तो भी इस तरह से हो जाएगा, टी बी इज इक्वल टू, ये माइनस एम जी इधर आकर प्लस होगा, मतलब ये आ जाएगा एफ सी डैश प्लस एम जी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ तक इस फिगर पर से हमने ये चीज़ें जो है ये किया। अब हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए कि इसमें हमको दोनों मकामात पर तनाव का फ़र्क लेना है, यानी हमारा जो मेन जो टॉपिक है या मेन जो मकसद है यहाँ पर वो ये है कि ये बड़े से बड़ा जो तनाव है टी बी, इसमें से हमको टी ए जो है इसका फ़र्क देखना है कि ये फ़र्क कितना आता है, मतलब ये हमारा आज का टारगेट है। तो ये टारगेट इसको अचीव करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए अब हम मसावत 2 में से मसावत 1 जो है इसकी तफरीक करेंगे। जैसे हम इनका वज़ा करते हैं ये आ जाएगा टी बी माइनस टी ए इज़ इक्वल टू, आप लोग गौर कीजिए, देखिए राइट, ये मैंने लेफ़्ट को लेफ़्ट से डिवाइड किया, ऐसे ही राइट को राइट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एफ सी डैश प्लस एम जी माइनस, यहाँ पर टी ए की कीमत लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा एफ सी माइनस एम जी। अब हम इसमें तमाम कीमतें जो है वो लाकर इसमें रख सकते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, अगर टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स अगर सॉल्व करते हैं, खोलते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एफ सी डैश माइनस, ये एफ सी यहाँ आ जाएगा, इसके बाद ये प्लस एम जी है, और ये माइनस की वजह से जब आप ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब एम जी प्लस में है और ये एम जी भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स एम जी। मुझे यकीन है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बिल्कुल आखिरी मरहले पर आ गए हैं इसके। हम इसमें मरकज़ जो कुव्वत एफ सी डैश और मरकज़ जो कुव्वत एफ सी, इन दोनों के फॉर्मूले ला के रखेंगे। आप लोग देखिए ये आ जाएगा एफ सी डैश, मतलब मरकज़ जो कुव्वत लोएस्ट पॉइंट पर,
तो इसकी कीमत थी m इंटू वी टू स्क्र अपॉन आर। उसके बाद माइनस एफ सी का मतलब है मरकज जुकूवत एट द टॉप, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर। तो हम लोग यहाँ पर उसको ले लेते हैं m इंटू वी वन का स्क्वायर बाय आर और प्लस साथ में 2 टाइम्स एम जी। ओके, अब इसमें आप एक चीज़ देखें कि हमने V2 और V1 दोनों के फॉर्मूले ऑलरेडी पहले अखज़ किए थे, तो हम वो फॉर्मूले यहाँ ला के रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा m इंटू V2 का जो फॉर्मूला हमको मिला था वो था अंडर रूट 5RG, उसका स्क्वायर होगा अपॉन R, उसके बाद माइनस। अब यहाँ पर ये आ जाएगा m इंटू V1 का फॉर्मूला जो हमको मिला था वो था अंडर रूट RG, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट RG का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R, साथ में यहाँ पर प्लस 2 टाइम्स m इंटू जी पहले से मौजूद है। अब हम ये इसको मसावात को और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा m इंटू अंडर रूट का जब आप स्क्वायर करोगे वो हो जाएगा 5RG अपॉन R, माइनस ये आ जाएगा m इंटू अंडर रूट RG का जब स्क्वायर करोगे वो हो जाएगा R इंटू जी अपॉन R प्लस 2 टाइम्स m इंटू जी। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो ये R से ये R कट जाएगा, ऐसे ये R से ये R कट जाएगा। अगर ये लोग कट जाते हैं तो यहाँ से जो चीज़ बाकी बची वो है 5 टाइम्स एम जी माइनस यहाँ से R कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एम जी प्लस यहाँ से मौजूद है 2 टाइम्स एम जी। और अब आप गौर कीजिए यहाँ आखिरी स्टेप पर हमको दिख रहा है 5 एम जी में से हमको 1 एम जी माइनस करना है। जाहिर है ये एम जी के साथ में यहाँ कोई नहीं है, मतलब इस जगह पर ये 1 है, तो 5 एम जी माइनस 1 एम जी मतलब 4 एम जी, और 4 एम जी के साथ प्लस में यहाँ पे है 2 एम जी, तो 4 एम जी में अगर 2 एम जी मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 6 एम जी। इसका मतलब ये हुआ कि टी बी माइनस टी ए, ये जो डिफरेंस है तनाव का जो फ़र्क है, यानी आज़म तनाव और अकल तरीन तनाव, मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस है, उनका जो फ़र्क है वो हमको मिला 6 टाइम्स एम जी के बराबर। तो उमूदी दायर की हरकत में इतना आर्टिकल या इतना डेरिवेशन जो है वो हमारे सिलेबस में है, या इतना पॉइंट या इस हद तक आपको डेरिवेशन जो है वो करना पड़ेगा। आप एक बार अच्छे से ये पूरे जो है नोट्स खुद से पहले बनाएं इस लेक्चर के साथ साथ, यानी इसको देख देख कर, और या पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप खुद से इसके नोट्स बनाएं और ये देखें कि आज़म तनाव और अकल तरीन तनाव का जो फ़र्क है वो 6 mg आता है। ओके, बस हम यहीं रुकते हैं।